नमस्कार दोस्तों। जनरल मैनेजमेंट की जो सीरीज अभी हमने चलाई है उसमें 7 वीडियो हम आपके लिए बना चुके हैं और वो सभी वीडियो एमसीक्यू के फॉर्म में थे। अभी 3 वीडियो जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। उसका कारण ये है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और अगर हम विस्तार से उनको समझ लें तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस वो वाले तो तैयार हो ही जाते हैं ना। जैसे सपोज मान के चलिए मोटिवेशन है या लीडरशिप है या कम्युनिकेशन है, अकाउंटिंग रेशो है। ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो कि जनरल मैनेजमेंट में आना कंपलसरी, इनको देना ही पड़ेगा क्योंकि सिलेबस का मेन पार्ट है ये। तो उसमें ये पहला वीडियो है। इसमें हमने मोटिवेशन के ऊपर बात करी कि क्या मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या चीजें पंच हो सकती हैं, वो सब पे हम बात करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो व्यापम के पेपर होना है एग्जाम, उनमें ये हम मोटा मोटा माने कि 30 से 40 शिफ्ट में जो है वो एग्जाम होंगे। थोड़ा सा अंदाजन मान लें तो इससे सिद्ध है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 500 से 1000 तक हो सकती है। इसीलिए हमें हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को भी कवर करना है कि हमारी किस्मत में वही क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हम ना पढ़ के गए और वही आ जाए और हमें तकलीफ हो जाए। तो इसीलिए ये वाला टॉपिक जो है वो इस तरह से बनाने की कोशिश की गई कि आप अपने स्तर पर भी अगर पढ़ रहे हैं तो विस्तार में कैसे पढ़ें उसको, उसके ऊपर बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पहला टॉपिक है आज का हमारा अभिप्रेरणा के सिद्धांत यानी मोटिवेशन। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मोटिवेशन के लिए क्या, पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि आपको कोई एक थ्योरी दे देगा वो। जैसे आपसे पूछ लिया ट्रेडिशनल थ्योरी, रिवॉर्ड थ्योरी, एक्स वाई थ्योरी, ईआरजी थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, ऐसे ये जो 11 लिखी हुई है यहाँ पर अगर कहा जाए थ्योरी, और पूछेगा इनमें से इसका संबंध है मोटिवेशन से, लीडरशिप से, कम्युनिकेशन से, मार्केटिंग से, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो रफली अगर हम इनको इमेज करके रख लें दिमाग में कि हाँ ये सब मोटिवेशन से जुड़ी हुई थ्योरीज हैं, तो हमारा वो क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये पहला। दूसरा, फिर इनके अंदर की बात जो है वो आएगी, तो वो क्या होगी उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो चूंकि आपका टॉपिक है, आपको हर चीज के बारे में बुनियादी बात है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरणा जो है उसको अगर हम टेक्निकली हिंदी और इंग्लिश दोनों के हिसाब से देखें, अभी धन प्रेरणा। ठीक है, यहाँ पर अभी जो है वो अगर कहा जाए, अभी का जो मतलब होता है बहुत अच्छा या श्रेष्ठ, क्योंकि ये एक प्रकार से आपको मालूम होगा जिनने हिंदी पढ़ी होगी, ये उपसर्ग है क्योंकि ये पहले लगा है प्रेरणा के। और अभी उपसर्ग का क्या मतलब होता है? अभी का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, या अगर कहा जाए कई बार इसका मतलब समीप भी होता है अभी। तो अब हमें यहां पर जो है वो अगर कहा जाए, ये साफ आ रहा है कि अगर कोई प्रेरणा यानी मोटिवेट फैक्टर जो है वो, उसमें हम श्रेष्ठ प्रयास करें तो अभिप्रेरणा जो है वो आ सकती है। हिंदी में तो ये पता होना चाहिए। हो सकता है हमारी किस्मत हो तो वो पूछ ले अभिप्रेरणा में अभी है उपसर्ग प्रत्यय, या अभिप्रेरणा को जो है वो अगर कहा जाए संधि विच्छेद ही करा दिया। आजकल तो कुछ भी हो रहा है व्यापम के अंदर, आप समझते हो। दूसरा कि ये वर्ड इंग्लिश में ले तो इंग्लिश में अपने को दिख रहा है मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है वो अगर कहा जाए वो लैटिन वर्ड है। कोई पूछेगा कि कहाँ से आया, तो मोटिवेशन का जो वर्ड है, एग्जैक्टली लास्ट का तो छोड़ दो, इसका जो मेन वर्ड है वो है मूवर्स, और ये एक लैटिन शब्द है। और इसका सही मीनिंग जो है वो होता है, मूवर का मतलब होता है मूव, मूव मतलब टू मूव, यानी किसी चीज को अपन मूव कर दें, चला दें। तो जैसे कोई एक ऑफिस के अंदर कोई बंदा है वो काम ही नहीं कर रहा, मतलब स्टेटिक है, उसके अंदर कोई लग रहा है कि अरे यार ये तो बिल्कुल ही गतिशील गतिशील नहीं है। अगर हम कहें कि अरे यार भाई तुम्हारी सैलरी 3000 रुपये बढ़ा रहे हैं, है ना, तो कल से तुमको जो है वो सुबह 8 बजे आना है, फलाने काम करना है, वो कहेगा अच्छा सर कल से मैं आता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। यानी आपने क्या करा, सैलरी बढ़ाकर, सैलरी भी एक प्रकार का मोटिवेशन है ना, सैलरी बढ़ाकर जो है वो उसको आपने क्या कर दिया, गतिशील बना दिया। तो वहीं लैटिन में मूवर्स का मतलब हो रहा है टू मूव, यानी किसी चीज को मूविंग ऑब्जेक्ट की तरह चलाना, गतिशील कर देना। ये एक अभिप्रेरणा के लिए इतना अपने को पता होना चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज है कि जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, कोई भी मोटिवेशन की बात करते हैं, तो मोटिवेशन कुछ चीजों के ऊपर टिका हुआ होता है। जिसमें सबसे पहले आपका, आप अपने ऊपर से बात करिए ना, आप कैसे मोटिवेट होंगे, आपके अंदर मोटिवेशन कैसे होगा। अभी आपके अंदर एक नया मोटिवेशन आ गया, अरे साला एग्जाम का डेट आ गया, अब तो मुझे और ज्यादा प्रयास करना है, अब तो मुझे जो है वो पटवारी का एग्जाम निकाल नहीं है। यानी आपको जब अपनी नीड दिखने लगती है, नीड,
तब हमारे प्रयास तेज हो जाते हैं। यानी मोटिवेशन मेनली किसके ऊपर टिकी हुई है? आवश्यकता के ऊपर टिकी हुई है, ये पहली चीज है। अगर किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता होगी नहीं, आवश्यकता कई प्रकार की हो सकती है, सम्मान की हो सकती है, भूख की हो सकती है, प्यास की हो सकती है, खान पान, शरीर, ऊर्जा, सब ये सब जो है वो आपकी नीड है। ठीक है, कोई भी हो सकती है, मेंटल नीड हो सकती है, फिजिकल नीड हो सकती है, नीड है यहाँ पर अगर कहा जाए। किसी बंदे की नीड होती है कि यार मैं जो है वो सब इंस्पेक्टर हूं तो इंस्पेक्टर बन जाऊं, किसी का मन होता है कि मैं आईएएस हूं तो किसी जिले का कलेक्टर बन जाऊं, आपका मन होगा कि यार मैं पटवारी हूं तो मैं नायब तहसीलदार तक पहुंच जाऊं। यानी आप में से हर एक की कुछ ना कुछ नीड होंगी। वो नीड कहीं ना कहीं जो है वो अगर कहा जाए किसी चीज के ऊपर निर्भर होंगी, किसी से जो है वो अगर कहा जाए, उनको अपन बोलते हैं ड्राइव्स, जिन पे वो टिकी हुई होती, जिनके बिना वो चल ही नहीं सकती। ड्राइव्स का मतलब होता है मोटिव्स। आप कहते हैं ना कि यार तुम्हारा क्या मोटिव है। जैसे आज अगर आपसे कोई पूछे, आपके पापा मम्मी पूछें कि यार क्यों पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे कि मेरा मोटिव है व्यापम का एग्जाम निकालना, मेरा मोटिव है पीएससी का एग्जाम निकालना, मेरा मोटिव है यूपीएससी का एग्जाम निकालना। तो टेक्निकली उत्प्रेरक जो है उसके ऊपर सब कुछ जो है वो टिका हुआ होता है। यानी नीड के बाद का जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है ड्राइव। और उसी से हम जो है वो अगर कहा जाए कहाँ पहुंचते हैं? गोल तक पहुंचते हैं। यानी टेक्निकली अगर कोई पूछता है कि जो मोटिवेशन है वो तीन चीजों के ऊपर टिक रहता है, नीड, ड्राइव और गोल। गोल सबसे आखिरी होता है। गोल उस दिन आएगा जिस दिन आपका व्यापम का रिजल्ट आ जाएगा, पॉजिटिव लिखा होगा कि हाँ भैया बंदा जो है वो क्वालिफाई हो गया, वो जो है वो व्यापम का फलाना नायब मतलब पटवारी का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, जो भी आपने अपनी प्राथमिकता रखी होगी वो। तो इस तरह से किसी भी मोटिवेशन थ्योरी के तीन आधार तो होंगे, नीड, ड्राइव एंड गोल। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए तो ये ड्राइव गोल को कई बार जो है वो इंसेंटिव भी कहा जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि किसी ने अच्छा काम किया तो उसको इंसेंटिव देते हैं, तो वहां पर इंसेंटिव भी जो है वो अगर कहा जाए उसको कहा जाता है। तो अब इन्हीं तीन आधार पर, यानी नीड, ड्राइव्स यानी मोटिव्स और इंसेंटिव यानी गोल के आधार पर हम जो थ्योरीज होती हैं मोटिवेशन की उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कोई पूछेगा कि इनको टेक्निकली कितने हिस्सों में, जैसे ये जो लिखी हुई ना, जैसे ERG, टू फैक्टर थ्योरी, XY थ्योरी, ये इतनी सारी जो थ्योरियां लिखी है, इनको आप कितने हिस्सों में डिवाइड करोगे? टेक्निकली मोटिवेशन की थ्योरी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, यहां पर मैं आपको बता दूं। पहली होती है कॉन्टेक्ट बेस्ड थ्योरी, ये भी याद रखिएगा, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, कंटेंट बेस्ड थ्योरी। कंटेंट बेस्ड थ्योरी का क्या मतलब हुआ? कंटेंट बेस्ड थ्योरी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी मोटिवेशनल थ्योरी जो पूरी तरीके से अगर कहा जाए नीड को और जो है वो अगर कहा जाए ड्राइव को लेकर चल रही, यहां पर तो नीड जो अभी मैंने बताई यानी आवश्यकता के ऊपर अगर कोई थ्योरी काम कर रही है तो वो पूरी तरीके से कंटेंट बेस्ड थ्योरी होगी। जैसे कंटेंट बेस्ड थ्योरी के अंदर, जैसे मैंने कंटेंट बेस्ड थ्योरी के लिए सपोज यहाँ पर ये ग्रीन कलर जो है इंडिकेट कर दिया, तो मैस्लो की थ्योरी जो है वो कंटेंट बेस्ड थ्योरी है। ठीक है, ये कोई पूछेगा अगर कहा जाए कि टू जो है वो अगर कहा जाए हैजबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी जो है वो कंटेंट बेस्ड थ्योरी है। ये थ्योरी सब कंटेंट बेस्ड थ्योरी के अंतर्गत जो है वो आती है। तो ये कभी पूछ ले कि मैस्लो की थ्योरी कैसी है, तो आप कहोगे कंटेंट बेस्ड थ्योरी है। ठीक है, मैकक्लेंडन की जो है वो थ्योरी कैसी है, तो कंटेंट बेस्ड थ्योरी है। ठीक है, या हैजबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी कैसी है, तो कंटेंट बेस्ड थ्योरी है। ये सब कंटेंट बेस्ड थ्योरी कहलाती है। यानी आप अब आपको वहां याद कैसे रखोगे एग्जाम में कि यार इतने सारे में से कंटेंट? तो ध्यान से देखना कि जो भी थ्योरी आपने पढ़ी, जैसे मैस्लो को पढ़ेंगे अभी हम, मैस्लो में क्या जो भी उसने पिरामिड बनाया ना पांच चीजों का, वो कहीं ना कहीं आपकी नीड है, अलग अलग स्टेज पे आपके क्या क्या नीडें होंगी उस हिसाब से। तो आप आंख बंद करके मान सकते हो कि यार ये मेरी नीड है, तो ये कंटेंट बेस्ड थ्योरी होगी यहाँ पर। दूसरी होती है प्रोसेस। यहां पर अगर कहा जाए इस तरफ अगर अपन दूसरे नंबर पे चले जाएं, कंटेंट को छोड़ के, प्रोसेस। प्रोसेस बेस्ड थ्योरी का क्या मतलब होता है? प्रोसेस बेस्ड थ्योरी का बेसिक मतलब होता है कि वो जो नीड है उसको फुलफिल कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रक्रिया होगी, कैसे उस तक जाओगे, क्या चरण होंगे उसके जाने के लिए, कोई ना कोई रास्ता तो आप जो है वो इस्तेमाल करोगे ना। वो रास्ता जो होगा वो कहलाता है प्रोसेस बेस्ड थ्योरी। ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोसेस बेस्ड थ्योरी के लिए, जैसे अगर कहा जाए कि कोई पूछेगा कि प्रोसेस बेस्ड, तो इक्विटी थ्योरी, जैसे ये समानता का सिद्धांत है, ये प्रोसेस बेस्ड थ्योरी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि थ्योरी में पहला वो जो आवश्यकताओं की बात कर रही हो वो हो गया कंटेंट, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो रास्ता दिखाने वाला हो गया वो हो गया प्रोसेस।
तो अभी जैसे मैं एक एक जब बताता जाऊंगा तो मैं बताता भी जाऊंगा आपको कि कौन सी थ्योरी जो है वो कंटेंट बेस्ड है, कौन सी जो है वो प्रोसेस बेस्ड थ्योरी है। चलिए, तो पहले तो अपन बेसिक शुरू से एक रफली यहां से देखते हैं कि जो थ्योरी पे हमको बात करना है वो क्या है। जैसे पहली है द्रव्यमान सिद्धांत, है ना। द्रव्यमान का मतलब समझ लो, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है ना, तो द्रव्यमान जो वर्ड होता है वो पैसे के लिए इस्तेमाल होता है ना। आपको ये याद रखना, जैसे इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता है तो मनी सर्कुलेट नहीं होती, उसको लिक्विडिटी कहा जाता है, कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें पैसे की बहुत ज्यादा उपलब्धता है। पता चले लिक्विडिटी को आप तरलता को पानी मान लो, नहीं, लिक्विडिटी मतलब पैसा जो है वो अगर कहा जाए काफी मात्रा में उपलब्ध है। तो जैसे पहला लिखा हुआ है द्रव्यमान, अब द्रव्यमान लिक्विडिटी, आपके पास पैसा कैसे कैसे आ सकता है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप जो है वो पैसे की जो है वो बात कर सकते हो, कोई पूछेगा। तो सबसे पहला है कि वेतन। जैसे कोई पूछेगा कि भाई हमको जो वेतन दिया जाता है, ठीक है, या अगर कहा जाए वेतन के साथ जो इंक्रीमेंट दिए जाते हैं, यहाँ पर अगर कहा जाए, वो सब जो है वो अगर कहा जाए कौन सी थ्योरी के अंतर्गत आ गया, सकारात्मक द्रव्यात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। यानी ये भी एक याद रखिएगा कि किसी व्यक्ति को अगर आपको मोटिवेट करना हो तो दो तरह की मोटिवेशन फैक्टर उसमें यहाँ भी काम करते हैं। एक होता है मॉनेटरी, एक होता है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये पहले वाले को ही समझाते हुए, है ना। मॉनेटरी का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, अब मॉनेटरी का मतलब याद रहेगा ना, पैसा, मौद्रिक, है ना। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, मौद्रिक। और दूसरा हो गया नॉन मॉनेटरी, पूरा आप लिख लीजिएगा ना, यानी गैर मौद्रिक या अमौद्रिक, जो भी आपको लिखना हो। ये क्योंकि वन डे एग्जाम में ये सब तो आता नहीं है लिखने का, तो वहां पर अपन कुछ भी जो है वो इसको जो है वो लिख सकते हैं। तो जैसे मौद्रिक में क्या होगा, जैसे आपका वेतन बढ़ा दिया, ये मौद्रिक हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा है कि आपको जो है वो अगर कहा जाए अप्रिशिएट कर दिया, शाबाशी दे दी यहाँ पर, कि अरे बहुत बढ़िया जो है वो अगर कहा जाए काम किया, तो प्रशंसा कर दी, ये हो गया गैर मौद्रिक, ठीक है। आपको बोनस मिल गया, ये हो गया मौद्रिक, भाई बोनस जो है वो मिलेगा आपको, जो है वो मौद्रिक हो गया। यहाँ पर अगर कहा जाए आपका प्रमोशन कर दिया, पदोन्नति कर दी, ये हो गया गैर मौद्रिक, ठीक है। यार आप खुद दिमाग लगा दिए, आपको कैश प्राइज दे दिया कि भाई आप कहीं हो, आपको नगद 1 लाख रुपए का पुरस्कार दे दिया, तो नगद इनाम दे दिया, नगद, नगद जो है वो इनाम के रूप में, ये हो गया मौद्रिक जो है वो आपको बढ़ाने का। यहाँ पर जो है वो आपको क्या बोलते हैं कि 4 दिन की छुट्टी दे दी, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप जाइए घूम के आइए, आपको अवकाश दे दिया, ये हो गया गैर मौद्रिक। ये मैंने क्यों बताया ये दोनों, आप समझिए। हर वो चीज जिसमें पैसा स्पष्ट रूप से दिख रहा हो, जैसे वेतन, बोनस, नगद इनाम, ठीक है, डिविडेंड, लाभांश दे दिया आपको यहाँ पर, या कोई भी ऐसा आपके लिए फेवर जिसमें आपकी ओर से पैसा खर्च किया गया हो, कि भैया ये काम, जैसे गाड़ी है तो हम आपको खरीद के दे रहे हैं गाड़ी, ये सब जो है वो मौद्रिक होंगे। गाड़ी खरीद के देना भी मौद्रिक है, कि आपने बहुत अच्छा काम किया तो 1 लाख रुपए की गाड़ी हम आपको दे रहे हैं। वहीं दूसरा अगर कहा जाए कि आपका सम्मान करना, आदर करना, प्रशंसा करना, ठीक है, बड़ा उसको अप्रिशिएट करना, पीठ थपथपा के कहते हैं ना, अरे वाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये सब जो है वो अगर कहा जाए, अवकाश दे दिया कि छुट्टी दे दी, 3 दिन के लिए घूम के आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर, या आपके जो है वो पावर को बढ़ा दिया, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा अच्छी दे दी, ये हो गई जो है वो गैर मौद्रिक। ये हमेशा याद रखिएगा कभी भी। तो द्रव्यमात्मक सिद्धांत आपको समझ पड़ गया कि हमेशा क्या होगा, मौद्रिक के ऊपर होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है परंपरा, ये ना, पहले में केवल इतना अपने को याद रखना है, और ये दो याद रखना है, मौद्रिक और जो है वो गैर मौद्रिक या अमौद्रिक अभिप्रेरणा क्या होती है। दूसरा है परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत का क्या मतलब हुआ, जो पहले से चले आ रहे हैं, जमाने से चले आ रहे हैं, वो परंपरागत सिद्धांत कहलाते हैं। आज के हिसाब से नए सिद्धांत जो है वो विकसित तो अब हुए, परंपरागत तो वो 200 साल, 400 साल, 500 साल पहले भी हुआ करते होंगे। तो परंपरागत में जैसे कौन कौन से सिद्धांत, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा परंपरागत सिद्धांत नहीं, भय और दंड। भाई जब आप मान के चलिए ठीक काम नहीं करोगे तो आपको डर रहेगा कि आपको नौकरी से जो है वो निकाला जा सकता है, आपका जो है वो इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, आपका डिमोशन किया जा सकता है। ये फेयर एंड पनिशमेंट की थ्योरी के अंतर्गत आता है। रिवॉर्ड, आप अच्छा काम करोगे तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। और कैरेट एंड स्टिक तो बेसिक है, कैरेट का मतलब होता है गाजर, तो खरगोश वाली कहावत सुनी होंगी कि जब अच्छा काम करता है तो उसको गाजर मिलती है, जब काम ठीक नहीं करता है तो उसको डंडी मिलती है।
तो कैरेट अच्छे काम करने को जो है वो अगर कहा जाए रिप्रेजेंट करता है, और जो स्टिक है वो अगर कहा जाए कि आपको एक प्रकार से दंड के रूप में ये चीज जो है वो आती है। तो इस तरह से ये थ्योरी जो है परंपरागत जो है वो यहाँ पर आती है। परंपरागत थ्योरी में भी दो तरह के सिद्धांत होते हैं। एक होते हैं जिनको अपन बोलते हैं फॉर्मल, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मल, और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल, है ना, ये याद रखिएगा। अब फॉर्मल का हमेशा, अब आज से कोई भी थ्योरी हो, कम्युनिकेशन की हो चाहे कुछ की हो, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। हमेशा औपचारिक प्रक्रिया सबके सामने होगी, आज से याद रखिएगा। कभी भी औपचारिक या फॉर्मल वर्ड आए सबके लिए होगा, सबके सामने करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं यार ये तो फॉर्मेलिटी ये करना पड़ती है, जैसे कोई आपके घर आया तो उसको नमस्ते करना, उसके पैरों को छूना, प्रणाम करना, ये फॉर्मेलिटी के अंतर्गत भी है। यानी ये एक फॉर्मल प्रक्रिया है। स्कूल में जानते थे तो फॉर्मल ड्रेस में जाते थे, आपको मालूम होगा। तो अगर कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी ऑफिस या इंस्टीट्यूशन में कोई काम हो रहा है और अधिकारी नियम पूर्वक अगर कहा जाए कर रहा है, तो ये सब फॉर्मल प्रक्रिया के अंतर्गत आती थी। तो इनमें जैसे मान के चलिए आपका वेतन बढ़ रहा है तो सबको ही मालूम है कि वेतन बढ़ेगा। आपको बोनस मिल रहा है तो सबको मालूम है कि आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, आपको पुरस्कार मिल रहा है तो सबको मालूम है कि आपको पुरस्कार मिल रहा है। आपको अगर मान के चलिए वो हॉलीडे दे रहे हैं, अवकाश दे रहे हैं, तो सबको मालूम है कि अवकाश दे रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पर पदोन्नति हो रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, तो सबको मालूम, ये सब फॉर्मल प्रोसेस है। कम्युनिकेशन में भी याद रखिएगा, जब हम संचार की बात करते हैं तो किसी भी सरकारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल ही होता है, ये हमेशा फॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल यानी ये खुद देखो, ये जितनी भी घटनाएं आप कल को अधिकारी बनोगे सब आपके साथ कहाँ होंगी, सिस्टम के अंदर होंगी। यानी आपके कुलीग, आपका पूरा इंस्टीट्यूशन इन चीजों को जानेगा, यानी ये फॉर्मल। ये बिल्कुल सरल बात मैंने बता दी कि आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते थे तो ड्रेस कोड में जाते थे, तो वो फॉर्मल हो गया। यहाँ पर अगर कहा जाए एक प्रक्रिया के तहत आप चल रहे हो। इनफॉर्मल, आपको घर पे बुला लिया, आइए चाय पे आइए शर्मा जी, वर्मा जी, आप चाय पे चले गए सर के साथ, बढ़िया चाय पीते पीते आपको कहा बहुत बढ़िया काम किया आपने, बहुत ही अच्छा किया। या चाय पीते पीते आपसे कहा कि अरे यार तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो, ऐसे में तुमको सस्पेंड करा दूंगा यहाँ पर। तो इस तरह से उस कर्मचारी की अगर हम प्रशंसा कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, अपने कैबिन में बुलाकर जो है वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कैबिन में बुलाकर उसको जो है वो वार्न कर रहे हैं कि अब मैं तुमको लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, ये सब घटनाएं होती है अनौपचारिक। ये ध्यान रखिएगा ना, इनको क्या बोला जाता है मोटिवेशन में, अनौपचारिक। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में कोई दोस्ती नहीं होती। एक कलेक्टर सोचे कि मैं डिप्टी कलेक्टर से दोस्ती कर लूं, होंगे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त होंगे। ठीक है, उनमें से एक, मतलब एक दोस्त आप में से एक दो दोस्त कलेक्टर बन गया, एक डिप्टी कलेक्टर रह गया, दो दोस्त हैं। वो इनफॉर्मली जो है वो दोस्त है, लेकिन फॉर्मली वो एक दूसरे के लिए एम्प्लॉय और ऑफिसर की भूमिका में ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी को चाय पे बुला लो, किसी से दोस्ती कर लो, ठीक है, किसी को डांट लो, किसी को शाबाशी दे सो। ठीक है, यहाँ पर सबके सामने जो है वो अगर कहा जाए क्रिटिक्स करो, उसकी आलोचना करो, तो ये सब चीजें इनफॉर्मल के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो सिद्धांत होते हैं ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के ऊपर टिके हुए होते हैं। जैसे गाजर और छड़ी, अगर उसको प्रमोशन दे दिया, बोनस दे दिया, पदोन्नति दे दी, तो ये गाजर हो गया। सबके सामने अगर कहा जाए डिमोशन कर दिया, या उसको बुलाकर डांट दिया, यहां पर अगर कहा जाए, या उसके पावर्स को कम कर दिए, तो ये हो गया स्टिक। ये याद रखिएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंतर्गत। ठीक है, ये दूसरा मतलब क्वेश्चन जो है वो इससे आएगा। तो आप हमेशा जो है वो इसको जो है वो याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में अगर आए तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया परंपरागत ट्रेडिशनल थ्योरी के अंतर्गत, हमको समझ पड़ गया कि क्या जो है वो थ्योरी होंगी, कैसे जो है वो इनको थ्योरीज को जो है वो देखा जाएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं मानव संबंध सिद्धांत। ये भी बहुत जो है वो अगर कहा जाए इंपॉर्टेंट है। जो है एल्टन म्यो ने इस सिद्धांत को विकसित किया था। कोई पूछेगा मानव संबंध सिद्धांत, मैं थोड़ा थोड़ा इतना बताता जा रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको आए तो आपको समझ पड़ जाए, है ना। एल्टन म्यो, ये जो है वो अगर कहा जाए, एल्टन म्यो ने इसको मानव संबंध सिद्धांत को जो विकसित किया था, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया भी जाता है, जिसको बोलते थे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। यहां मैं लिख दे रहा हूं, है ना, प्रयोग भी लिख सकते हो आप। अब ये क्या है, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको। मान के चलो आप एक कमरे में हो, एक टीन का शेड का कमरा है, बहुत गर्मी है, और आपसे कहा जाए वहां बहुत अच्छे से काम करिए, 10 घंटे काम करिए, पूरा रिजल्ट दीजिए काम में, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। दूसरा, आप ही के बगल में एक कमरा है जिसमें एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है, हल्की सी खुशबू आ रही है, ठीक है, वहां पर एक आदमी हर 2 घंटे में आपको चाय पूछने के लिए आ रहा है। इस प्रकार वर्किंग जो प्लेस होता है, यानी एल्टन म्यो ने क्या समझाया था मानव संबंध में, जो वर्किंग प्लेस है, उस प्लेस से जो है वो अगर कहा जाए टिका होता है उसका काम करने का गुण। कितना जो है वो अगर कहा जाए करेगा, क्यों? क्योंकि जो मानव संबंध सिद्धांत है वो साफ बताता है कि मनुष्य कभी भी मशीन नहीं है। तो जैसे मशीन किसी भी परिस्थिति में काम कर सकती है, मनुष्य हर परिस्थिति में काम नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। मशीन के लिए तो जो है ना, बड़ी गर्मी में आप ट्रैक्टर को खेत में चलाओ, बड़ी ठंड में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उतनी गर्मी में आप इंसान से कटाई करवाओगे और उसको जो है बेचारे को रेस्ट नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, तो वो काम थोड़ी कर पाएगा यहाँ पर। तो वो जो है वो अगर कहा जाए मानव संबंध जो है वो जो है वो अगर कहा जाए कि ये आया कि मनुष्य को आप मनुष्य समझकर काम करिए, ना कि मशीन समझकर जो है वो काम करिए, ठीक है। फिर अगर कहा जाए अगला जो आता है बहुलवादी या अनेकांतवादी सिद्धांत, यहीं से एग्जैक्टली मोटिवेशन की सही थ्योरी शुरू होती है। इस थ्योरी के अंदर जो पहला सिद्धांत आता है, यानी वो आता है मैस्लो का। मैस्लो की जो आवश्यकता का सिद्धांत है, बस मैं आ ही रहा हूं मैस्लो की आवश्यकता के सिद्धांत के ऊपर, क्या प्रश्न उसमें आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, उनके ऊपर अब हम जो है वो बात करना जो है वो शुरू करेंगे। तो फिर हम आएंगे मैस्लो, मतलब इसके बाद जो है वो अगर कहा जाए बहुलवादी अनेकांतवादी सिद्धांत में पहला नाम है मैस्लो का। फिर उसके बाद टू फैक्टर थ्योरी, ईआरजी थ्योरी, एक्स वाई थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, ऐसे करते हुए हम थ्री नीड थ्योरी, ये पूरी थ्योरीज आज इसके ऊपर करेंगे। तो एक एक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम जो है वो डगलस जो है वो मैकग्रेगर की थ्योरी, एक्स वाई थ्योरी को समझते हैं कि क्या है। अब प्रश्न जो है वो क्या क्या जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, वो भी जो है वो आप इसमें समझ लीजिए, यानी जो है वो क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन बताना, तो एक्स वाई थ्योरी किसके द्वारा दी गई, ये पहला तो प्रश्न यही आ गया, ठीक है, कि ये मैकग्रेगर की जो है वो थ्योरी है। ये ना आपसे यही पूछेगा कि एक्स वाई थ्योरी जो है वो किसने जो है वो विकसित करी, तो ये मैकग्रेगर ने विकसित करी। दूसरा, एक्स वाई थ्योरी का संबंध निम्न में से किससे है, तो मोटिवेशन से। तीसरा है कि भाई जो है वो अगर कहा जाए मैकग्रेगर ने करी होगी, तो मैकग्रेगर कहीं ना कहीं तो है किसी ना किसी जगह तो उन्होंने ये देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट करें। तो इन्होंने जो है वो अगर कहा जाए एमआईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ये प्रैक्टिकल किया और उसके आधार पर ये थ्योरी विकसित करी। तो मैकग्रेगर ने कहा ये थ्योरी विकसित करी थी, तो एमआईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। एमआईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मैकग्रेगर ने ये थ्योरी को जो विकसित किया था, ये भी प्रश्न आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। अब बंदा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो लिखेगा ना किसी जो है अगर कहा जाए बात होगी। तो मैकग्रेगर एग्जैक्टली क्या थे, मैस्लो के स्टूडेंट थे, अब्राहम मैस्लो, जो इसके जस्ट बाद हम मैस्लो की थ्योरी आएंगे, उन्हीं के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया एक्स वाई थ्योरी का, तो उन्होंने एक बुक पब्लिश करा 1960 में, 1960 में, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस। यहाँ पर ये मैं बुक का नाम भी लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको ये समझ पड़ जाए। एक मिनट, इसको मैं कलर थोड़ा सा ब्लू कर दे रहा हूं। तो बुक का नाम क्या था यहाँ, एक तो 1960 की बुक थी। अब प्रश्न क्या हो गया कि एक्स वाई थ्योरी किस साल विकसित हुई, तो 1960 में विकसित हुई। कहां पहली बार लिखी हुई मिली, तो दी ह्यूमन, एक सेकेंड, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज। इस किताब के अंदर जो है इस थ्योरी को डगलस मैकग्रेगर ने पब्लिश किया। वो एक स्टूडेंट थे अब्राहम मैस्लो के, उन्हीं को जो है वो फॉलो करा करते थे। जिस समय ये थ्योरी उन्होंने प्रपोज करी उस समय जो है वो एमआईटी जो है वो मैनेजमेंट स्कूल में वो पढ़ा रहे थे, एमआईटी यूएस में। आज भी एमआईटी इंस्टीट्यूशन बहुत फेमस है यूएस का। उसके बाद जो है वो अगर कहा जाए डगलस मैकग्रेगर जो है वो इंडिया भी आए, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा से भी जो है वो कुछ समय तक वो जुड़े रहे। ये भी आप याद रखिएगा, कोई पूछेगा
कि क्या वो उससे जुड़े थे। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा से भी जो है वो डगलस मैकग्रेगर जो है वो जुड़े हुए थे। इतने क्वेश्चन तो मैंने वो बता दिया आपको, जो क्योंकि देखो अब प्रॉब्लम ये है कि एक्स वाई थ्योरी, अब ये तो एक ही क्वेश्चन है ना, 10 थ्योरियां है, अब क्वेश्चन उसको बनाना है 40, कहां से बनाएगा? ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो वो इनको क्या करेगा, आपस में लिंक करने की कोशिश करेगा। तो ये एक्स वाई थ्योरी पे इतने क्वेश्चन तो ये एक्स्ट्रा हो गए। अब एक्स वाई थ्योरी में एक्स दिख ही रहा है, ये रोता हुआ दिख रहा है, कट मैं नहीं कर पाऊंगा सब। एक्स हमेशा कैसे याद दिख रहा है, मेरे से तो नहीं हो रहा सब, मैं मतलब मना करने के लिए कट मतलब कि नहीं, जैसे कहीं पे नो पार्किंग लिखा होता है ना, ऐसा लगा दिया अपन ने, तो साहब यहाँ हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जो अपनी एक्स वाई थ्योरी थी उसको अगर हम ध्यान से देखें, कि दो तरह के लोग उन्होंने समझा है। एक वो जिसकी नीड ही नहीं थी कोई, तो नीड नहीं होगी, नीड आवश्यकता नहीं होगी, तो वो कार्य को टालेगा, उदासीन होगा, महत्वाकांक्षी होगा, कोई भी बदलाव सहन नहीं करेगा, कहेगा यार अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा नहीं, हम नहीं पढ़ा पाएंगे यार भाई साहब। आत्म केंद्रित होगा, ठीक है मैं हूं जो मेरे हिसाब से इतना ठीक है, मेरे को ज्यादा किसी से कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं है। ये सब जो है वो कौन सी पर्सनालिटी की विशेषता हो गई, एक्स पर्सनालिटी की। तो थ्योरी ऑफ एक्स के अंतर्गत आप कैसे याद रखोगे, हमेशा याद रखो हर वो गुण जो आपके अंदर नेगेटिव है, आपके अंदर मेरे अंदर दोनों के अंदर बात हुई, उसको ऐसे कट मानो जो आपको बढ़ने से या मुझे बढ़ने से रोक रहा है। तो ये आप खुद दिमाग लगाओ, ये तो कुछ पॉइंट मैंने लिखे, अब ऐसे तो हजारों चीजें हो सकती, मैं कितने लिखूंगा। तो आपको यहाँ पर या नो एम्बिशन, डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसलाइक देयर वर्क, नीड टू बी जो है वो सुपरवाइज एवरी स्टेप जो है वो अगर कहा जाए, मोस्ट पीपल रेजिस्टेंस चेंज, मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, परिवर्तन का जो है या सुधार का विरोध करते हैं। तो एक्स को ऐसे ही याद रखना कि हाँ ये आदमी वो है जो किसी भी चीज को आगे बढ़ने से रोक रहा है, करना नहीं चाह रहा है, उसकी इच्छाएं नहीं है, उसके अंदर डेडिकेशन नहीं है, वो सोच ही नहीं रहा कि यार कुछ होगा। यहाँ पर एक्स, वाई जस्ट उसका उल्टा होगा, वाई। तो अपन वाई को कैसे याद रखते हैं, ये जैसे अपन किसी को बताते हैं ना विनर के लिए कि हम ये जीतने वाले, तो इसी को आप थोड़ा सा जो वी है इसको नीचे तक खींच लो तो वाई मान लो। ठीक है, तो कोई भी आपके पास चैलेंज आएगा, उन्होंने कहा अच्छा अभी आपने को 15 दिन में, 5 दिन में, जैसे अभी अपने पास चैलेंज क्या, किसी का 15 ही को पेपर, उन्हें कहा 5 दिन में पूरा मैनेजमेंट खत्म करना है, 5 दिन में पूरा टॉपिक खत्म करना, हाँ कर डालेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने को करना है। तो सिंपल सी लॉजिक है कि वो मोटिवेट होगा यहाँ पर। वो मोटिवेट कैसा होगा, वो चैलेंज को ठीक है स्वीकार करेगा, वर्क जो भी दिया जाएगा उसको काम करने में खुश होगा, वो किसी भी तरह के जो है वो बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। तो ये जो दिख रहा है, कार्य के दायित्व को स्वीकार करना, दायित्वों का निर्वहन करना, सकारात्मक सोच, सृजनशील, उत्साही, इनोवेटिव होगा, ठीक है, नए नए इनोवेशंस को जो है वो अपनाने के लिए जो है वो तैयार होगा, ये जितना भी काम होगा ये पूरा के पूरा कहलाएगा आपका जो है वो बाय थ्योरी के अंदर। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमें क्या समझ पड़ा कि एक्स वाई जो थ्योरी है, उस एक्स वाई थ्योरी के अंदर हमको इतना कॉमन सेंस वाली बात आ गई कि अब अगर 50 पॉइंट भी आ जाते हैं एक्स और वाई के अंदर, तो आप उन 50 पॉइंट को भी आराम से जो है वो रख सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर डगलस, अब देखिए फटाक से मैं पूरा रिवाइज करा दो, डगलस मैकग्रेगर जो है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस नाम की बुक लिखी 1960 में, एमआईटी स्कूल के लिए वो पढ़ाते थे, आईआईटी कैलकाटा भारत से भी जुड़े रहे। ठीक है, अब्राहम मैस्लो के स्टूडेंट थे। 1960 में उनने जो बुक लिखी थी द ह्यूमन साइड एंटरप्राइज, उसमें पहली बार उन्होंने एक्स वाई थ्योरी को जो है वो प्रस्तुत किया। एक्स वाई थ्योरी में मोटिवेशन से संबंधित उन्होंने दो तरह के लोगों को समझाने की कोशिश करी, एक जो सुधार के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं जिनको वाई दिया, और एक जो बहुत नाकारा, कामचोर, करना ही नहीं चाहते कोई काम, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, उनको उन्होंने एक्स जो है वो नाम दिया। ठीक है, यहाँ दूसरा एक्स वाई थ्योरी में आप हमेशा याद रखना। अब एक आखिरी हिस्सा और मैं समझा देता हूं। अब ये जो बंदा ये तो काम ही नहीं कर रहा, अभी आप अपने ऊपर मान लो, या आप और मैं अभी एक्स हैं थोड़ी देर की, तो आपका मैनेजर, क्योंकि आप जनरल मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं ना अब ये वाले टॉपिक में, आपका मैनेजमेंट आपसे कैसे काम कराएगा, वो आपको क्या करेगा, धमकी देगा, तुमको मैं निकाल दूंगा नौकरी से। ठीक है, वो तुम्हारा डिमोशन कर देगा, दंड देगा, वो दंड किस रूप में देगा, डिमोशन कर देगा। कोई भी कठोर या स्ट्रिक्ट एक्शन वो किसके लिए अपनाएगा, एक्स के लिए, हमेशा ध्यान रखना। यानी एक्स वाई थ्योरी में जितने भी स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं, क्योंकि वो उदासीन, कामचोर, ठीक है, कम इच्छा वाले व्यक्तियों के ऊपर लाना होता है, तो उसके लिए ही स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो
फॉलो किए जाते हैं। तो आंख बंद करके सोचना है कि यार जितने, जैसे अगर कहा जाए कि उसका डिमोशन कर देना, उसकी सैलरी रोक देना, उसका इंक्रीमेंट रोक देना, ठीक है, या उसको नौकरी से निकाल देना, ठीक है, उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को लाना, उसको बार बार धमकी देना कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी जो है वो नौकरी चली जाएगी, ये सब एग्जैक्टली किस व्यक्ति के लिए होंगे? ये सब एक्स व्यक्ति के लिए होंगे, हमेशा याद रखिएगा। वाई व्यक्ति के लिए इनमें से कोई भी नहीं होगा। वाई व्यक्ति को तो जो है वो जरूरत ही जो है वो अगर कहा जाए नहीं पड़ेगी। वाई तो बहुत जो है वो अगर कहा जाए तेजी से काम करता है, ठीक है, ये यहाँ पर। तो हमेशा जो है वो याद रखिएगा। वाई थ्योरी के लिए मैकग्रेगर ने एक और थ्योरी विकसित करी थी फेडरिक लियासर के साथ जो है वो मिलकर, उसको बोलते थे स्केलॉन योजना। वो आता नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसमें ये बताया था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, स्कैन लॉन प्लान बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं स्कैन लॉन योजना। ये योजना जो है वो डगलस मैकग्रागर ने जो है वो, एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था फेडरिक लियासर, उनके साथ, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं नाम, फेडरिक लियासर। लियासर, थोड़ा सा बहुत बहुत समय से नाम नहीं लिखे होते ना, तो लिसायर, यहाँ पर लियासर निकल रहा यहाँ। तो उसके साथ ये थ्योरी विकसित करी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि वाई वाले आदमी को अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, उसको ना डांटने की जरूरत है, ना उसको पनिश करने की जरूरत है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। वो खुद ही, उसको केवल मोटिवेट करने की जरूरत है। वो केवल मोटिवेट होगा, उसके अलावा जो है वो अगर कहा जाए कोई जरूरत नहीं। तो जब ये चीज आई मोटिवेट करने की, तो वाई जो हमेशा वाई जो है, इसीलिए जब आपने कभी क्या नाम है उनका, पीटर ड्राकर को पढ़ा होगा, इसके पहले मैंने जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस पढ़ाए हैं उसमें मैं पीटर ड्राकर की एक थ्योरी पढ़ाई थी, एमबीओ यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, जो थ्योरी पढ़ाई थी, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, उसमें वो वाई वाले ही बंदे को फोकस करते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि भाई जो वाई वाला है, क्योंकि वो खुद ही क्या करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उसके पीछे धक्का मारने की जो है वो जरूरत उसको नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा। यानी हमेशा आपको वाई टाइप का जो है वो स्टूडेंट बनना है, वाई। और वाई थ्योरी जो थी उस पे कई लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है वो काम किए। जैसे अगर कहा जाए कि क्या वाई थ्योरी के ऊपर अलग अलग तरीके से जो है वो अगर कहा जाए काम करने का जो है वो मतलब क्या है, क्या उसको कहेंगे? तो जैसे पीटर डार्कर ने बाय थ्योरी को किसके रूप में समझाया? मैनेजमेंट, यहां पर इतना लिख रहा हूं, पूरा लिख लेना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये किसने बताया था? पीटर डार्कर ने 1954 में उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक में इस थ्योरी को उन्होंने पब्लिश किया था। ये मैं आपको पिछले जो वीडियो हैं अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा एक बार, उसमें ये चीज बता चुका हूं कि वाई के ऊपर ही वो काम कर रहे हैं। यहां पर अगर कहा, क्रिस जो है वो, आर्ग्रिस जो नाम के एक जो है वो अगर कहा जाए मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसी को जो है वो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय सेल्फ कंट्रोल के रूप में समझाया था। उसको बोलते थे मैनेजमेंट बाय इंट्रीगेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। इसमें उन्होंने बताया कि हमको वाई वाले आदमी को ढूंढना है जिसमें हमको कोई धक्का मारना ना पड़े उसको, यहाँ पर है ना। तो तुम सब या हम सब जो है वो वाई बने। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मैनेजमेंट बाय, आई एन ए इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेशन जो अच्छा लगे, ठीक है, एंड सेल्फ कंट्रोल, हिंदी में बोलेंगे क्या बोल सकते हैं, एकीकृत और स्व नियंत्रण प्रबंधन। ठीक है, तो ये आर्ग्रिस का है। कोई पूछेगा किसने ये बताया था, तो क्रिस आर्ग्रिस। तीन चार बंदे तो मैं नहीं बता दिया आपको जिन्होंने ये बात करी। तो ये हीरो हो गया हमारे लिए, यानी एक्स वाई थ्योरी अभी अपने दिमाग में क्लियर हो गई। हमें हमेशा एक्स की जगह वाई के ऊपर जो है वो फोकस करना है, और वाई ही बनना है। एक्स कभी भी जीवन में बनने की जरूरत अपने को नहीं है। तो दूसरे के ऊपर आते हैं यहाँ पर। ये पहला तो हो गया हमारा, यानी साफ समझ पड़ गया ये। अब दूसरी जो थ्योरी है वो थ्योरी है मैस्लो की। ये वाली फाइल आप इसके बाद एक ऐप है मेरा बीआर एकेडमी का, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऊपर ही उसमें यूट्यूब फाइल नाम का एक फोल्डर मिलता है, उसमें ये मैं फाइलें अपलोड कर देता हूँ यहाँ पढ़ाने के बाद। वहां से ये फाइल आप कॉपी कर लेना, मतलब
सेव कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि लिख नहीं पा रहे, एक बार रफली इसको एग्जाम से पहले मुझे देख के जाना है क्या है, तो वो जो है वो वहां से आपको जो है वो हेल्प हो सकती है। अब दूसरी जो थ्योरी है वो है मैस्लो की। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो मानी जाती है मैस्लो, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैं एमसीक्यू में भी समझा चुका हूं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसको विस्तार में समझाने की जो है वो कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो मैस्लो जो थे, पहले तो आपको क्या क्या प्रश्न बनेंगे अब ध्यान से समझिएगा। मैस्लो की थ्योरी को समझने के लिए आपको कुछ बुनियादी चीजें तक जो है वो जाना पड़ेगा। ठीक है, पहला कि उनका पूरा नाम जो है वो अगर कहा जाए आपको याद होना चाहिए। एच मैस्लो जो है वो भी बोलते हैं उनको, अब्राहम मैस्लो भी बोलते हैं। तो कई बार क्या बोलते हैं कि अब्राहम मैस्लो, सैब्राहम मैस्लो, ऐसे कोई भी नाम आपको जो है वो दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब्राहम मैस्लो जो थे उनने ये थ्योरी जो है वो प्रस्तुत करी थी। ये पहला, मैस्लो का पूरा नाम पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, दूसरा कि इसको अपन बोलते हैं हायरार्की मॉडल। ठीक है, यानी आवश्यकता की क्रमबद्धता, यानी हायरार्की ऑफ नीड, ये लिखा हुआ है हिंदी में क्या बोलेंगे, आवश्यकताओं की क्रमबद्धता। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा हायरार्की ऑफ नीड जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई, ये हायरार्की है। तो ये है अब्राहम मैस्लो के जो द्वारा विकसित की गई, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा कि इस थ्योरी के लिए पहला प्रयास उन्होंने कब किया। कोई भी अगर कहा जाए पर्सनालिटी होगी, वो जो भी कर रहा होगा कहीं ना कहीं, या तो वो किसी पेपर में यानी जर्नल में पब्लिश करा रहा होगा, या कोई वो बुक लिख रहा होगा, यानी बुक में बताएगा या किसी पेपर में करेगा। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, द डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, ये एक्चुअली बुक में बाद में आया ये पार्ट, ये पहले एक आर्टिकल था उनका। शुरुआत में क्या होते थे, ये लोग पेपर पब्लिश किया करते थे। तो एक पेपर लिखा उन्होंने, डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो जब डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन लिखा, तो उसमें उन्होंने जो है वो ये चीज बताई कि एक इंसान के जीवन में आवश्यकताएं कैसी होती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, यहां पर लिख दे रहा हूं, ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ, हिंदी कोई नाम नहीं, ये लिखना पड़ेगा ना, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये लिख दिया। ये किसका है, यानी ये जो पेपर है, ये पेपर किसने पब्लिश कराया, 1943 में ये पेपर पब्लिश हुआ था, 1943। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, ये पेपर जो है वो मैस्लो के द्वारा जो है वो मतलब पब्लिश कराया गया था, और उसमें जो है वो इन्होंने इस चीज को समझाने की जो है वो कोशिश करी। तो इतने क्वेश्चन एक तो यहाँ पर सीधे सीधे जो है वो आपसे जो है वो बन सकते हैं, मतलब इनमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। अब इसमें जो है वो अगर कहा जाए कि आवश्यकताओं को अपन समझें, तो मैस्लो ने जो है वो अगर कहा जाए इसको सरल तरीके से, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये चार्ट मेरा खुद का बना नहीं है, ये एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठते हैं, इसीलिए मैंने इसको, ये इंग्लिश में भी है, ये हिंदी में भी है। तो पहला है आपकी बेसिक, अगर कहा जाए नीड्स, बेसिक यानी इंसान का जो अगर कहा जाए हायरार्की मॉडल है, उसमें सबसे पहला जो फेस होगा, प्रथम सोपान क्या होगा, वो होगा उसका बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या होता है, उसकी होती है भूख प्यास, ये उसकी बेसिक जो है वो अगर कहा जाए नीड होती है। अगर ये नीड फुलफिल नहीं होगी तो इंसान कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे पहले आदमी इनके लिए दौड़ लगाता है, अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, हंगर को, बेसिक नीड को। इसीलिए सबसे पहले वो उस चीज के ऊपर करता है कि यार मुझे कहीं से जो है वो सिक्योर जॉब मिल जाए। आपको आश्चर्य होगा कि हालांकि ये चीज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है, हम ये देखते हैं कि किसी ने पैसे देकर अपने बेटे को कोई छोटी पोस्ट, फोर्थ ग्रेड की पोस्ट के ऊपर, पेपरों में आता रहता है कि वो उस जो है वो व्यापम में भी कई बार आपने देखा होगा कि बिल्कुल नीचे इस तरह की जो पोस्ट है वहां के लिए भी करोड़ों रुपए देकर जो है वो पोस्टों पे उनको पहुंचाया गया लोगों को, फिर वो बाद में पकड़ाए भी। तो उसमें कभी सोचा है आपने कि 2 करोड़ या 4 करोड़ रुपए देकर आप जो है वो 20,000 रुपए सैलरी की जो पोस्ट ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जॉब सिक्योर हो गई आपकी। ठीक है, वो 2 करोड़ तो कितने दिन चलेंगे, लेकिन जॉब सिक्योर हो गई, 30 साल करना है तो 30 साल आपकी जॉब सिक्योर हो गई। तो वहां पर यही है कि बेसिक सैलरी से आपकी बेसिक नीड्स क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। तो अब्राहम मैस्लो ने यही बताया कि इंसान सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर जो है वो जो है वो काम मतलब करना शुरू करता है। उसके बाद ही वो बाकी चीजों के ऊपर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो करता है। तो शायद जो है वो आपने कभी
एक बड़ा फेमस जो है लॉ है, इसका नहीं है, लेकिन वो इससे आप लिंक कर सकते हो, एंजल लॉ। कभी भी अगर कहा जाए एंजल लॉ बहुत पुराना लॉ है, 250 साल पुराना लॉ है एंजल लॉ। उसमें जो है वो साफ था कि इंसान की जितनी सैलरी कम होगी उतना फूड एक्सपेंस ज्यादा होगा। जैसे 100 रुपए कमाने वाला खाने के ऊपर 70-80 रुपए खर्च करता है, यानी 80% इनकम क्या हो रही है उसकी, खाने पे खर्च हो रही है। जब वो 100 रुपए से 1,000 रुपए कमाने लगेगा तो 200 रुपए खर्च करेगा, यानी अब सीधी सी बात है कि 20% इनकम हो गई। 1 लाख रुपए कमाएगा, ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए रोज सपोज मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो 1 लाख में से ज्यादा से ज्यादा 10,000 ही खर्च करेगा, यानी 10% हो गई। और अपन कहेंगे 1 करोड़ कमाएगा, तो 1 करोड़ में से जो है वो 1 करोड़ तो खाने पे खर्च नहीं कर देगा, वो 1 करोड़ पे सपोज मान के चलो 1 लाख खर्च कर रहा है, यानी 1%। यानी क्या समझ पड़ रहा है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी बेसिक नीड के ऊपर पैसा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और अदर नीड्स के ऊपर पैसा बढ़ता जा रहा है। जैसे एक आदमी 1 करोड़ कमाएगा, खाने पे उतना नहीं खर्च करेगा जितना वो लैंड रोवर के ऊपर, बीएमडब्ल्यू के ऊपर, यानी स्टेटस की जो है वो बात करेगा। ये एंजल लॉ में है, यहाँ नहीं है। लेकिन आप इसको एंजल लॉ से भी लिंक करके समझ सकते हैं कि इंसान जो है, मैस्लो ने ये जो चीज समझाई ये बिल्कुल सही समझाई कि सबसे पहले इंसान अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है वो दौड़ लगाता है, और आधारभूत है उसका बेसिक सैलरी। फिर जो है वो आधारभूत से वो जाता है सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, यानी वो ऐसी जॉब को ढूंढता है जो सिक्योर हो। जैसे आप सब को मालूम है कि अभी जो व्यापम की जॉब है इनमें आप में से कई ऐसे वेल क्वालिफाइड और एजुकेट लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, जो जो इससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम है कि जॉब सिक्योर नहीं है, ठीक है। उनको लगता है कि पता दिन मैं कितने दिन काम कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। कई प्राइवेट मतलब अगर कहा जाए फील्ड में काम करने वाले जिनको 1-1 लाख रुपए महीना मिल रहा है, वो क्यों 30-40 हजार रुपए की जॉब के लिए, 50 हजार की जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि जॉब की सिक्योरिटी ढूंढता है इंसान। तो यहाँ पर सेकंड फेज क्या हो गया, जॉब सिक्योरिटी, आय का स्थायी स्रोत ढूंढ रहा है। तो आपकी जो है वो सेकंड सिक्योरिटी यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ जैसे अगर कहा जाए पेंशन प्लान वगैरह जो है वो आप कोशिश करते हो कि यार, जैसे अपन देखते हैं ना कि यार गवर्नमेंट जॉब है उसमें पेंशन मिल जाएगी, या फलाने इंक्रीमेंट मिल जाएगी, या जीपीएफ होगा मेरा, ये सब चीजें यहाँ पर। तो सुरक्षा आवश्यकताएं दूसरे नंबर पे आती। फिर सुरक्षा के बाद तीसरे नंबर पे आदमी की आवश्यकताएं जो होती हैं वो होती है सोसाइटी से संबंधित, प्यार, ठीक है, ममता, स्नेह, मित्रता, ये सब सोसाइटी से मिलती है। यानी माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, दोस्ती यारी, ये सब जो है अगर कहा जाए इंसान की आवश्यकताओं में होती हैं। इनको लव नीड्स भी कहा जाता है। उसके लिए जो है वो है, तो वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, यहाँ अभी चूंकि अपन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं इसलिए अपन मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ढूंढेगा जहां पर उसके सहकर्मियों के साथ उसकी मित्रता अच्छी हो, उसको अच्छा जो है वो एटमॉस्फेयर मिले, ऐसे लोग मिले जो उसको आगे बढ़ा पाए। वो वहीं सरवाइव करेगा, वहीं टिकेगा। वो उसको मोटिवेट करने वाले होंगे। अभी आपके ऑफिसर, आपका बॉस जो है वो आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो आपको डांट ही रहा है, तो आप कहोगे साला अच्छा है यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, या ये इसका ट्रांसफर हो जाए, मेरा हो जाए, या ये छोड़ दे, या मैं छोड़ दूं नौकरी। यहाँ पर तो सहकर्मियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध आपको ही बनाना पड़ेंगे फ्यूचर में। ये तीसरी नीड होती है। चौथी होती है प्रतिष्ठा मान। तो प्रतिष्ठा मान का मतलब ये होता है कि हर आदमी चाहता है कि उसको सोसाइटी में लोग पहचाने, ठीक है, ये ध्यान रखें, उसको पहचाने लोग कि हाँ मैं ये हूँ यहाँ पर। तो ये आप अच्छे पदों के ऊपर जाएंगे। जैसे आप सबका सपना है ना, जब आप व्यापम का एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो पीएससी का भी दोगे, आप सोचोगे मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊं। यूपीएससी का दोगे, सोचोगे मैं आईएएस बन जाऊं। सबके लिए जो है वो प्रतिष्ठा मान आगे बढ़ता है। और फिर फाइनली सबसे ऊपर का जो स्लैब होता है वो होता है आत्मसंतुष्टि, जो सचिन तेंदुलकर हो चुके हैं। अब वो नहीं खेलते, कभी देखा सचिन तेंदुलकर को आईपीएल वगैरह खेलते नहीं होता। आत्मसंतुष्टि मतलब वो सेचुरेटेड हो चुके, उस लेवल पर जा चुके हैं। यानी उनने भी अपना, अगर आप सचिन का कैरियर देखोगे ना तो यहीं से शुरू हुआ होगा, सबसे नीचे से, और कहाँ जाके खत्म हो गया, आत्मसंतुष्टि। अब वो उस लेवल को अचीव कर चुके हैं, क्रिकेट के भगवान है वो, कि अब उनको और जो है वो मान, प्रतिष्ठा, आवश्यकता, सुरक्षा, आधारभूत आवश्यकताओं की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार मैस्लो ने ये समझाया कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको 5 अलग अलग जो है वो अगर कहा जाए फेस तक जो है वो पहुंचना पड़ता है। अलग अलग फेसों से होते हुए वो अपनी जैसे क्या बोलते हैं कि
मूल जो है वो आवश्यकताओं को जो है वो पूरा करता है। तो इस तरह से ये भी एक जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है, या जो है वो आपसे पूछा जा सकता है अब्राहम मैस्लो का मॉडल। अब इसमें देखिए, जो मैंने एक तो ये बता दिया, अब दो तरह के प्रश्न आ गए आपको। पहला, जैसे आपसे पूछ लेगा, क्या क्या पूछेगा, एक तो ये पांचों मॉडल तो ऐसे भी रटने की जरूरत नहीं है, आप मुझे लगता है कि एग्जाम में खुद ही जो है वो इसको कर डालोगे। लेकिन आपको ये पूछेगा आय के स्थायी स्रोत मैस्लो के मॉडल में है द्वितीय स्तर पर, तृतीय, चतुर्थ या पांचवें स्तर पर, यानी कौन से लेवल के ऊपर है। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि आय के स्थायी मतलब दूसरे, मित्रता मतलब तीसरे, पद प्रतिष्ठा मतलब चौथे। ये वाला चार्ट आपको ये इधर दिख रहा है यहाँ पर, इसको आप इस तरफ से संगठन से और व्यक्तिगत से जोड़ोगे। ये ध्यान रखिए, है ना, ये संगठन और व्यक्तिगत से। जैसे कोई पूछेगा कि कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में टॉप पोस्ट के ऊपर पहुंच गया, ठीक है, तो वो मैस्लो के मॉडल में कौन से हैं, तो आपने दिमाग लगा के मार दिया, पता चला कि टॉप ही मॉडल के ऊपर, अरे टॉप पर थोड़ी है यहाँ पर, वो कौन से लेवल पर है, फोर्थ लेवल पर। ये ध्यान रखिएगा, वो फोर्थ लेवल के ऊपर आ गया, ये एक यहाँ। तो इतना, और बाकी जो क्या क्या मैंने बताया था, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन जो है वो पेपर जो है वो कब पब्लिश हुआ, 1940। देखो अब फटाफट रिवाइज कर लें मैस्लो को। पहली बार किस पेपर में मिला, 1943 में। कौन सा पेपर था, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें अब्राहम मैस्लो ने इसको जो है वो क्या बोलते हैं कि प्रस्तुत किया था, अपनी थ्योरी को जो है वो दुनिया को समझाने की जो है वो कोशिश करी। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब्राहम मैस्लो का पूरा नाम, तो पूरा नाम था अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो, इनको बोलते थे A.H. मैस्लो। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब्राहम हैरोल्ड यानी मैस्लो का पूरा नाम क्या था। अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो कहाँ से थे, तो ज्यादातर ये थ्योरी वाले जितने भी लोग हैं सब अमेरिका से। तो ये तो आंख बंद करके मार देना कि हाँ भैया अमेरिका से थे अब्राहम मैस्लो, उन्होंने ये चीज जो है वो समझाने की कोशिश करी। ये दूसरी थ्योरी, मतलब अपने को जो है वो याद रखने के लिए। चलिए अगले के ऊपर आते हैं, अगली थ्योरी देखते हैं कि अगले पे क्या है बात यहाँ पर। अब अगली जो थ्योरी है वो है ईआरजी थ्योरी। ठीक है, पहले तो ध्यान रखिएगा, ईआरजी जो थ्योरी है ये पूरी तरीके से मैस्लो की थ्योरी के ऊपर ही टिकी हुई है। यानी मैस्लो ने जो अपनी थ्योरी के अंदर जो 5 पॉइंट्स बताए, यानी 5 अलग अलग जो मतलब स्टेजेस बताई हायरार्की मॉडल में, उन्हीं को ईआरजी थ्योरी में नए तरीके से क्लेटन जो है वो एल्डेफर के द्वारा जो है वो प्रतिपादित किया गया। तो पहला तो आपको याद रखना चाहिए कि जो प्रश्न आएगा वो क्या आएगा, क्लेटन एल्डेफर, ये पहला नाम आपसे पूछेगा। यानी सिंपल सा पूछेगा कि इनमें से किसके द्वारा ईआरजी थ्योरी को जो है वो प्रपोज किया गया, या ईआरजी थ्योरी के प्रतिपादक जो है वो अगर कहा जाए कौन थे। दूसरा जो है वो आपसे ईआरजी का फुल फॉर्म भी जो है वो पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ई जो है वो अगर कहा जाए। तो ई मतलब हो गया एक्सिस्टेंस, यानी सिंपल सी लॉजिक है, अस्तित्व। इसको क्या बोलेंगे, अस्तित्व। ठीक है, ये पहला अगर कहा जाए, एक्सिस्टेंस की जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर। दूसरा है रिलेटेडनेस जो है वो अगर कहा जाए, यानी संबद्धता, हम किसी चीज से जुड़े हैं तो क्यों जुड़े हैं। अब हिंदी में तो आप याद मत रखिएगा लेकिन फिर भी। और तीसरा जो है वो अगर कहा जाए ग्रोथ, यानी विकास। इन तीनों को इन तीनों को मिलाकर एक वर्ड इस्तेमाल होता है ईआरजी। अब हो सकता है आपको यही प्रश्न पूछ ले, ईआरजी में ई का फुल फॉर्म क्या है, आर का फुल फॉर्म क्या है, जी का फुल फॉर्म क्या है, उसके ऊपर है वो क्या पूछेगा यहाँ पर। तो ये भी लिंक करके जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब ईआरजी थ्योरी को अपन समझते हैं कि ईआरजी थ्योरी जो है वो क्या कहती है। तो ध्यान से देखिएगा, ये वही मैस्लो का मॉडल है जो जस्ट इसके पीछे वाले अपन ने टॉपिक में अभी पढ़ा है। तो इसमें वो जो है वो अगर कहा जाए, क्लेटन जो है वो एल्डरफर जो है वो क्या कह रहा है, क्लेटन एल्डरफर कह रहा है कि इंसान की आवश्यकताएं 3 तरह की होती है। हमेशा पहली जो इंसान की आवश्यकता होती है वो होती है अस्तित्व की आवश्यकता, एक्सिस्टेंस। हम हमेशा अपना अस्तित्व ढूंढते हैं। ठीक है, अस्तित्व। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या अस्तित्व है हमको। हमेशा जब हमने जन्म लिया तो हम अपने शरीर को बचाए रखने की कोशिश करेंगे, हमको भगवान, हम कोशिश करेंगे कि हम मरे नहीं, हमें अच्छा खाना मिले, हम बीमार ना हो। ये सब हमारे अस्तित्व के से जुड़े हुए प्रश्न हैं, अस्तित्व। तो अपनी बेसिक सिक्योरिटी और बेसिक फिजिकल नीड जो है, यानी क्या था यहाँ पर अगर कहा जाए, बेसिक एक भूख प्यास एक हो गया भूख प्यास, दूसरा हो गया वो वेतन,
यहाँ पर अगर कहा जाए, जो सेफ्टी सैलरी वाला जो था, वो सब जो है वो किसके अंतर्गत आ गई, आपके अस्तित्व के अंतर्गत। एक इंसान अपने अस्तित्व के लिए जो है वो क्या क्या जो है वो काम करेगा। दूसरा है रिलेटेडनेस, संबद्धता, किसके साथ संबंध विकसित करेगा, अपने समाज के साथ। तो समाज में मित्रों, मित्रता, प्यार, दोस्ती, ये सब जो है वो अगर कहा जाए कौन से संबंध होंगे, संबद्धता के संबंध। हम किस किस के साथ है ना, सामाजिक संबंध यानी सोशल रिलेशंस के ऊपर हम जो है वो काम करेंगे, इंटरएक्चुअल रिलेशंस के ऊपर जो है वो हम काम करेंगे। तो सीधी सी बात है कि आपके कोलीग्स के साथ आपके संबंध अच्छे होना चाहिए, ठीक है, आपके दोस्तों मित्रों के साथ आपके संबंध अच्छे होना चाहिए, आपको प्यार मिलना चाहिए, आपको सम्मान मिलना चाहिए, सोसाइटी में आपका जो है वो एक स्टेटस होना चाहिए। ये सब जो है वो संबद्धता। और तीसरा ग्रोथ, ग्रोथ जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ये लक्ष्य है, इसको हम प्राप्त करें, या हम सर्वोच्च पद तक चले जाए। ग्रोथ का क्या मतलब है कि सबसे ऊपर का जो पोस्ट है या सुप्रीम जो पोस्ट है, वहां तक अगर हम पहुंच जाए तो ये ग्रोथ से जो है वो जुड़ा हुआ। तो ले देकर अगर कहा जाए कि ईआरजी जो थ्योरी है, ईआरजी थ्योरी कुछ और नहीं है। ईआरजी थ्योरी केवल एक ही चीज की जो है वो अगर कहा जाए व्याख्या है, वो है मैस्लो की। बस अंतर यह है कि मैस्लो ने जो चीज 5 फेसेस में बताई, वही ईआरजी थ्योरी के अंदर जो है वो मतलब एल्डरफर्ड के द्वारा 3 फेसेस में बता दी गई, ERG, एक्सिस्टेंस, ठीक है, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ये एक बेसिक याद रखना, इसके अलावा और जो है वो कुछ भी ईआरजी थ्योरी में मुझे नहीं लगता है कि आएगा। हाँ, लेकिन जैसे चित्र के अंदर जो मैं बात बता रहा हूं, वो बात जो है वो जरूर आप याद रखिएगा। ईआरजी के अंदर कभी कोई पूछे कि ग्रोथ नीड में कौन कौन से होंगे, टॉप 2, ठीक है, एक्सिस्टेंस में कौन से होंगे, बॉटम 2, और रिलेटेडनेस में जो है वो अगर कहा जाए बीच के, तो 2 2 2 6 नहीं, लेकिन 2 के फेस बढ़ाते हुए ऐसे जाना है आपको। बस इतना अपने को याद रखना, कुछ और उसके लिए तो काम की बात ही नहीं है। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। अगला है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी एक इंपॉर्टेंट जो है वो अगर कहा जाए थ्योरी जो है वो मानी जाती है, और इससे कोई कोई ना कोई जो है वो अगर कहा जाए प्रश्न जो है वो आपको आ सकता है। तो पहला तो ये देखें कि टू फैक्टर थ्योरी पे क्या क्या प्रश्न बनेंगे। तो पहला तो यही आएगा कि ये फ्रेडरिक हैजबर्ग की थ्योरी है। तो यहां पर एक तो पहला आपसे यही पूछेगा कि फ्रेडरिक हैजबर्ग के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई, तो टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है, 2 फैक्टर है। दूसरा कि इसको मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अगर कहा जाए इसको कई बार मोटिवेशन, ठीक है, हाइजीन थ्योरी या मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। तो मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी, आपस में इसको जोड़ के भी आप लिख सकते हो, मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी, ये भी कहा जा सकता है। ये दूसरा जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मोटिवेटर जो है वो अगर कहा जाए कि ये थ्योरी जो है वो किसके द्वारा जो दी गई। अब इस मतलब आपको देखो मैंने क्या बोला कि चूंकि क्वेश्चन इतने सारे हैं कि उनमें अगर हम क्या बोलते हैं कि केवल एक ही पॉइंट को पढ़ के जाए तो जरूरी नहीं कि हमारे वाले सेट में वही क्वेश्चन पूछे। तो फ्रेडरिक हैजबर्ग का पूरा नाम भी पूछ सकता है, हो सकता है कि वो फ्रेडरिक हैजबर्ग लिख दे, अब्राहम हैजबर्ग लिख दे, सब्राहम हैजबर्ग लिख दे, उसके ऊपर है। क्योंकि जब उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना होते हैं तो एक ही क्वेश्चन को कई तरह से घुमा घुमा के जो है वो लिखना जो है वो शुरू कर देते हैं। और जब कई तरह से घुमा घुमा के लिखेंगे तो उसका नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टूडेंट को होगा। तो उन्होंने ये बताया अपनी थ्योरी में कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर 2 तरह की चीजें होती, एक होती है हाइजीन और एक होती है मोटिवेटर। हाइजीन याद रखिएगा, हाइजीन आपकी जिंदगी में जैसे हाथ धोना एक हाइजीन है, अच्छा साफ सुथरा खाना खाना एक हाइजीन है। तो जो है वो हैजबर्ग ने क्या बताया, बहुत ध्यान समझिएगा, हैजबर्ग ये बोल रहे हैं कि हाइजीन से आप कोई टारगेट हासिल नहीं कर सकते, ठीक है, हाइजीन से जैसे एक सिंपल सी लॉजिक, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से हाथ धोना, बहुत अच्छे से प्रिकॉशन लेना, हेल्दी खाना खाने से क्या हम कोविड से बच सकते थे? टेक्निकली आंसर इज नो। ये ध्यान रखिएगा, हेल्दी खाना खाने से क्या, जैसे कोई कहे कि आप अच्छा खाना खाइए तो आप कोविड पीड़ित हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, ये गलत है, उसके लिए दवाई तो लेनी ही पड़ेगी ना। लेकिन अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो और ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी। तो हाइजीन फैक्टर का क्या मतलब होता है, आरोग्य घटक।
कि आरोग्य घटक कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन में मोटिवेटर का काम नहीं करते या लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय के अंदर जो है वो उनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि क्रांतिकारी नहीं बनाते। जैसे उन्होंने कहा मैं जॉब छोड़ के चला जाऊंगा, वो नहीं होने देते। दिस इज सिंपल सी लॉजिक। ऑफिस में अच्छे एसी लगे हुए हैं, साफ सुथरा वातावरण है, अधिकारी का नेचर अच्छा है, जॉब सिक्योरिटी है, तो आप नौकरी छोड़ने के लिए ठीक है नहीं सोचोगे। ये सब चीजें ध्यान रखिए। जैसे देखो ध्यान से, वेतन अच्छा मिल रहा है, कंपनी की पॉलिसी अच्छी है, ठीक है, जहां आप काम कर रहे हो वो वर्किंग कंडीशन जिसको कहते हैं वो अच्छी है। अब पता चले एक टीन के सेट में काम करा रहे, पंखा भी नहीं है, जबरदस्त गर्मी लग रही, तो आप रोज क्या सोचोगे, साला आज छोड़ दूं नौकरी, क्यों करूं, अननेसेसरी बहुत तकलीफ होती है यहाँ काम नहीं करते बनता। तो ये सब हाइजीन फैक्टर है। कैसे याद रखोगे, कितने सारे हो सकते हैं, कैसे याद रखोगे, हर वो चीज जो आपको बढ़ा तो नहीं रही है लेकिन आपको उससे बाहर निकलने भी नहीं दे रही। जैसे आपके पास एक कार है, ध्यान समझना, आप सोचते हो आपके पास एक, अब वो रोज बंद हो रही, रोज खराब हो रही, आपको रोज धक्का लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, बिल्कुल भी एवरेज नहीं दे रही, तो आपके मन में हर दिन क्या प्रश्न आएगा कि साला आज मैं कार को बदल दूं, नहीं ले लूं। लेकिन आपकी कार ठीक चल रही है, पुरानी है, ठीक चल रही है, कोई समस्या नहीं है, तो आप कहोगे ठीक है यार चल रही है, अभी अपन देखेंगे, तो वो मोटिवेट तो नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन वो समस्या भी पैदा नहीं करेगी। तो आरोग्य घटक का क्या मतलब है कि वर्किंग कंडीशन अगर ठीक है, ठीक है, यहां पर आपको जॉब की सिक्योरिटी है, आपका अगर कहा जाए कि वेतन ठीक मिल रहा है, कंपनी की पॉलिसी ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप उस कंपनी के साथ जो है वो बने रहो। इसीलिए इनको आरोग्य घटक कहा गया है। लेकिन जो मैं वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं कि जो हाइजीन फैक्टर हैं टू फैक्टर थ्योरी में, वो कभी भी मोटिवेटर का काम नहीं करेंगे, समस्या को होने से रोकेंगे। जैसे किसी जो है हॉस्पिटल में आरोग्य घटक हाइजीन फैक्टर से आप समस्या को रोक नहीं सकते, लेकिन उसको बढ़ने से रोक नहीं सकते। जैसे मैंने बोला ना, हाथ धोने से आप बीमार नहीं पड़ोगे, ये बेबुनियादी बात है कि हाथ धो रहे हो, वो एड में बहुत अच्छा लगता है कि आप बार बार हाथ धोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन बीमार तो पड़ना होगा, तो इन्फेक्शन होना होगा तो हो ही जाएगा, लेकिन हाथ धोने से समस्या ज्यादा नहीं होगी ये। अब आते हैं मोटिवेटर। मोटिवेटर का मतलब क्या है कि आपको जो जॉब स्टेटस दिया है, हाँ भैया आपको कलेक्ट्री दे दी, तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा, कोई भी चैलेंजिंग काम दिया आपको लगेगा यार अधिकारी मुझसे ये काम करा रहा है, मतलब मुझके ऊपर उसका फेथ जो है वो ज्यादा है, प्रमोशन आपको मिल रहा है, आपकी वहां पर इंडिविजुअल जो है वो ग्रोथ हो रही है, आप ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, हमें अचीवमेंट्स मिले, ठीक है, यहाँ पर हमारी ग्रोथ अगर वहां पर हो, ये हमको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इस प्रकार मैस्लो जो सॉरी इस टू फैक्टर थ्योरी के अंदर दो बातें जो आई कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको दोनों का संतुलन करना पड़े। इसलिए ध्यान से देखो, सरकारी तंत्र के अंदर आपको मोटिवेटर फैक्टर शायद मिल जाए, लेकिन हाइजीन फैक्टर नहीं मिलेंगे कभी भी। देखिए, जबकि प्राइवेट, कभी आप ऑफिस में चले जाओ, वो सबसे ज्यादा काम करते हैं हाइजीन फैक्टर के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि जिस एम्प्लॉय के ऊपर हम ट्रेनिंग और मॉड्यूल के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो इस हाइजीन फैक्टर के कारण जो है वो छोड़कर हमको निकल जाए या भाग जाए। तो इस तरह से ये टू फैक्टर थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है डेली लाइफ में भी। और इसमें जो प्रश्न बनेंगे वो आपको या तो इनमें से कोई एक पॉइंट पूछ लेगा, या जैसे मैंने आपको कहा गया कि हैजबर्ग का पूरा फुल नाम पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी जो है वो किसके द्वारा जो है वो पब्लिश्ड जो है वो की गई यहाँ। हाँ, इसमें एक और जो है वो प्रश्न आ सकता है, ये जो थ्योरी थी यानी हैजबर्ग की थ्योरी, ये जो है वो अगर कहा जाए बुक पब्लिश हुई थी वन मोर टाइम, ठीक है, हाउ डू यू मोटिवेट जो है वो एम्प्लॉय। पूरी बुक तो नहीं लिख रहा हूं, इतने से याद रख लेना, वन मोर टाइम, ठीक है, हाउ डू यू मोटिवेट एम्प्लॉय, ये बुक उन्होंने पब्लिश करी थी 1968 में। इस बुक के अंदर ये थ्योरी जो है वो प्रपोज की गई, ठीक है। यानी कोई पूछेगा कि ये जो है वो मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी किस किताब के अंदर पहली बार लिखी मिली, तो इस बुक के अंदर लिखी हुई मिलती है। तो ये एक प्रश्न जो है वो आपसे शायद पूछ ले या आपको आ जाए। अगले के ऊपर आते हैं। अगला जो है वो है मैकिलैंड का तीन आवश्यकता सिद्धांत। एक तो सिंपल यही प्रश्न आपसे पूछे, ठीक है, कि जो थ्री नीड मोटिवेशन थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई, मतलब
इसमें बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जो है वो दी गई। और ये पूरी तरीके से जो है वो मैस्लो की जो थ्योरी थी उसी थ्योरी के ऊपर जो है वो टिकी हुई थी। उसमें उसने बताया कि भैया कोई भी व्यक्ति मोटिवेट से कब जुड़ेगा, तीन चीजों पे। पहला, उपलब्धियां, अचीवमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति, सभी व्यक्ति की कुछ जो है वो अगर कहा जाए इच्छाएं होती हैं, वो अचीवमेंट्स की ओर जो है वो बढ़ना चाहते हैं। तो अगर उसको अचीवमेंट मिल रहा है, जैसे डिप्टी कलेक्टर से वो एसडीएम बन जाए, ये अचीवमेंट है। एसडीएम से वो एडीएम बन जाए, ये अचीवमेंट है। एडीएम से वो कलेक्टर बन जाए, ये अचीवमेंट है। तो उपलब्धियां व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं। दूसरा, शक्ति। आप डिप्टी कलेक्टर से एसडीएम बनोगे, आपकी पावर बढ़ेगी कि नहीं? आप एसडीएम से कलेक्टर बनोगे, आपकी पावर बढ़ेगी कि नहीं? तो दूसरों के ऊपर प्रभुत्व करना, अधिकार जताना, अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करना शुरू से मनुष्य का जो है वो अगर कहा जाए स्वभाव रहा है। तो उसने ये बताया सॉरी, मैकिलैंड ने, कि भैया दूसरों के ऊपर जो प्रभुत्व स्थापित करने की हमारी इच्छा होती है वही हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है कि आप सोचो कि आप किसी विभाग के अंदर पटवारी हो और नायब तहसीलदार आपको रोज इंस्ट्रक्शन दे रहा, आपका दिमाग खराब होने का, यार साला मैं रोज सुनता हूँ। आपको लगता है कि अब चलो ठीक है, मैं पटवारी तो पीएससी की तैयारी करूंगा और नायब तहसीलदार बन जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं शक्ति की इच्छा जो है वो हमको जो है वो दूसरों से आगे ले जाने के लिए प्रयास करती है, या उससे हम आगे जो है वो बढ़ते हैं। तीसरा होता है संबद्धता, जो अभी आपको बताई थी, रिलेशन। हमेशा इंसान मित्रता, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, ये जो मैंने बोला ना, ये हमेशा जो है वो अगर कहा जाए रिलेशंस के अंदर यानी संबद्धता के अंतर्गत आए। तो मैकिनलैंड ने जो थ्री नीड मोटिवेशन की जो थ्योरी बताई थी उसमें उसने ये मतलब ये कोई पूछे कि ये पूरी जितनी थ्योरी जो है वो आप देख रहे हो, इनके हीरो कौन है, भगवान कौन है, तो अब्राहम मैस्लो ही। ये ध्यान रखिए, क्योंकि अब्राहम मैस्लो ने ही जो है वो अगर कहा जाए इन थ्योरीज को जो है वो समझाया, और इनको अलग अलग जो है वो अगर कहा जाए व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से जो है वो मतलब हम तक पहुंचा दिया। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? पहला तो मैकिलैंड का पूरा नाम आ सकता है, तो आंसर है डेविड मैकिलैंड, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। कई बार आधा नाम भी पूछ लेते हैं कि जो है वो अगर कहा जाए कि किसने ये थ्योरी, इसकी जो है वो अगर कहा जाए थ्री नीड थ्योरी किसके ऊपर टिकी हुई है, किस मॉडल के ऊपर? तो मैस्लो के मॉडल के ऊपर टिकी हुई है। ध्यान से देखो, मैस्लो में भी है नीड, पावर, ठीक है, आवश्यकताएं, ये उसके ऊपर है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि ये किस मतलब इसका ग्राउंड क्या है, कहाँ से आई, तो ये इससे अपन आंसर तक जो है वो जा सकते हैं कि इसका ग्राउंड ये है। अगला जो है वो अगर कहा जाए आत्मनिर्णय का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपको जो है वो पूछा जा सकता है कि जो आत्मनिर्णय निर्णय का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा जो है वो दिया गया है, या उसका जो है वो आधार जो है वो क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखो, आत्मनिर्णय निर्णय का जो सिद्धांत कहा जाता है, ये भी मैस्लो के ही मॉडल के ऊपर जो है वो निर्भर है। यानी मैस्लो की ही क्या बोल सकते हैं कि जो थ्योरी थी, उसी थ्योरी को आगे जो है वो बढ़ाया गया। आत्मनिर्भर का सिद्धांत क्या कहता है? क्षमता, स्वायत्तता और संबद्धता। क्षमता मतलब कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ेगा तो अपनी क्षमताओं के अनुसार वो सबसे श्रेष्ठ जो है वो करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, सबसे श्रेष्ठ। उसको ये लग रहा है कि यार मेरी ये क्षमताएं तो इस लेवल तक तो कम से कम मैं जो है वो पहुंच ही जाऊं। जैसे आपको कहा कि भैया अभी आप व्यापम में हो गए, तो उसमें लिखा है कि यार अगर आप ठीक ठाक प्रयास करोगे तो आप एसडीएम बन सकते हो। तो आप ये सोचोगे कि हाँ क्यों ना जो है वो अगर कहा जाए कि मैं एसडीएम के लिए जो है वो प्रयास करूं यहाँ पर। दूसरा, स्वायत्तता। आप हमेशा चाहोगे कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल ना करे, आप खुद जो है वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। जनरली किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो है जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जैसे जो अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो अगर तहसील लेवल पर है तो एसडीएम हो गया, जिला लेवल पर है तो कलेक्टर हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और गांव पर है तो पटवारी हो गया। ये अपने आप में स्वायत्त संस्थान है, यानी इनको सीधे सीधे इनको बहुत सारी पावर सरकार ने दे दी कि भैया तुम अपने हिसाब से डिसीजन लो और काम करो। तो ये भी एक इसमें है। और संबद्धता मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि संबद्धता जो है वो क्या होती है। संबद्धता मतलब ये रिलेशंस, अभी 2 बार अपन रिलेशंस की जो है वो बात कर चुके हैं, तो रिलेशंस के ऊपर अब ज्यादा फिर से जो है वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, या नहीं इसमें जो है वो कुछ और जो है वो पूछेगा। तो इसमें तो कुछ आना नहीं है, ये आपसे पूछेगा तो इतना ही अपने को लिखना। अगला, विक्टर ब्रूम का विप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, ये आपसे जो है वो पूछा जा सकता है।
प्रत्याशा। तो पहले तो इसमें क्या क्या जो है वो आएगा ये ध्यान रखिएगा, जिनमें आएगा क्या क्या वो मैं बता। प्रश्न आएगा एक्सपेक्टेंसी जो है वो अगर कहा जाए थ्योरी किसके द्वारा विकसित की गई, तो ये विक्टर ब्रूम के द्वारा विकसित की गई 1964 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें ये बताने की कोशिश करी उसने कि एक आदमी सुप्रीम लेवल तक प्रयास कब करेगा, मतलब क्यों वो आगे बढ़ेगा, और कैसे वो जो है वो अगर कहा जाए कि अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके इंस्टीट्यूशन के उनको पूरा कर पाएगा। भाई कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसके खुद के भी जो है वो उद्देश्य होंगे, उन उद्देश्यों को वो पूरा जो है वो अगर कहा जाए कि कैसे कर पाएगा, तो उसमें उसने तीन चीजें दी। पहला दिया ईपी, ये पूछा जाएगा है ना, एफर्ट परफॉर्मेंस, है ना, ये ध्यान रखिएगा। पहला हमेशा वो सबसे सुप्रीम, आप खुद दिमाग लगाओ, आप सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट कब लगाओगे व्यापम के जो है अगर कहा जाए तैयारी के लिए, कि आपको ये लगे कि एग्जाम टाइम पे होगा, रिजल्ट टाइम पे आएगा, ईमानदारी से आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा। यही चीज इसके अंदर है। कैसे? अगर व्यक्ति को लग रहा है कि परफॉर्मेंस जो मैं एफर्ट लगा रहा हूं वो परफॉर्मेंस में या निष्पादन में कन्वर्ट होंगे और रिजल्ट आएगा, एफर्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, यानी मैंने धक्का मारा और गाड़ी चल पड़ी, मैंने एफर्ट लगाया ना, धक्का मारा, परफॉर्मेंस यानी गाड़ी चल पड़ी, परफॉर्म कर दिया गाड़ी ने, तो वो प्रयास करेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा, यानी उच्च स्तरीय प्रयास। कोई पूछे सिंपल लाइन में, कोई भी व्यक्ति सबसे उच्च स्तरीय प्रयास कब करेगा, तो वो नंबर वन कि जब वो एफर्ट लगाए, ठीक है, यानी जो एफर्ट्स हैं वो लगाए और एफर्ट का यानी प्रयास का निष्पादन के लिए वो आश्वस्त हो, बिल्कुल कि भैया आएगा ही आएगा, तो ये पहला इसके अंतर्गत आएगा, इसको बोलते हैं ईपी, प्रयास और निष्पादन बिल्कुल हो। यहां पर अगर कहा जाए ये पहले नंबर पे इसके अंतर्गत आता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है, उसको हम आम जो है वो भाषा, मतलब ये पहला अपने को याद रखना है, कभी कोई पूछ ले कि भाई इसमें सबसे पहले जो है वो किस तरह से इसको जो है वो देखा जाएगा, या इसमें क्या क्या चीजें जो है वो आपको जो है वो आ सकती हैं। दूसरे नंबर पे आता है आउटकम एंड रिवॉर्ड यहां पर। तो अब यहां पर परफॉर्मेंस और आउटकम, यहां से दूसरे नंबर पे आपने जो आपका निष्पादन आया, वो निष्पादन रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल सी लॉजिक है ना, कि आपने जो परफॉर्मेंस दिया, वो परफॉर्मेंस यानी निष्पादन हुआ, जो रिजल्ट के लिए जो उद्देश्य के लिए आपने किया था काम, वो आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो आप प्रयास सही दिशा में कर रहे हैं, और उस आउटकम का आपको रिजल्ट रिवॉर्ड रिवॉर्ड मिला कि नहीं मिला, ये भी एक जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको रिवॉर्ड कैसे मिल सकते हैं, कई रूपों में मिल सकते हैं। रिवॉर्ड आपको वेतन के रूप में मिल सकता है, रिवॉर्ड आपको प्रमोशन के रूप में मिल सकता है, ठीक है, रिवॉर्ड आपको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में मिल सकता है। ऐसे कई रूपों में जो है वो अगर कहा जाए, रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार। तो कितने तरह के इसके फेस हो गए, तीन। एफर्ट, देखो ध्यान से समझिए ना, गाड़ी को धक्का मारा, गाड़ी चल पड़ी, परफॉर्मेंस, गाड़ी चल पड़ी, हम अपने आउटकम यानी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, इंदौर जाना, इंदौर पे पहुंच गए, ये आउटकम। इंदौर पहुंचते ही उन्होंने कहा, अरे आप बिल्कुल टाइम पर आ गए, ये लीजिए 1,000 रुपये, यानी आपको वेतन के रूप में क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट के रूप में या किसी और रूप में आपको क्या करा, उन्होंने रिवॉर्ड दे दिया। तो विक्टर बूम में क्या करा, तीन बातें बता दी कि एक्सपेक्टेंसी जो है वो हमारी तीन चीजों पर टिकी हुई है, एफर्ट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आउटकम, और आउटकम रिवॉर्ड। ये कभी जो है वो अगर कहा आ जाए, ये याद रखें। तो उस सिद्धांत को उसने बाद में एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला क्रिएट करके बताया था, वो आएगा तो नहीं, लेकिन चूंकि वो वन लाइन वाले क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकता है, तो उसको बोला था मोटिवेशनल फोर्स। में लिख दे रहा हूं उसका विक्टर बूम का फार्मूला यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ना, मोटिवेशनल फोर्स, ये फोर्स लिखा है ना, यानी अभिप्रेरणा बल, इज इक्वल टू बैलेंसी, हिंदी में इसको बोल सकते हैं शक्ति, इनटू एक्सपेक्टेंसी, प्रत्याशा। ठीक है, यहां लिखा हुआ, ये एक फार्मूला है विक्रम बूम का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले को आप कहीं भी अगर फॉलो करें
तो उससे आपको ये चीजें इसको इधर उधर ले आए, यानी मोटिवेशनल फोर्स इन चीजों के ऊपर टिका हुआ होता है। ये उसने समझाने की कोशिश करी। तो हो सकता है कि आपको ये पूछ ले कि ये फार्मूला जो है वो किसके द्वारा जो है वो दिया गया था, तो वहां भी अपन आंसर कर सकते हैं कि हाँ ये विक्टर बूम के द्वारा जो है वो दिया गया था। अब रही बात कि जो है वो विक्रम बूम में और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जो बेसिक मैंने बताया, पहला तो यही आएगा कि प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। दूसरा जो है वो अगर कहा जाए कि शक्ति के लिए जो बैलेंसी जो है शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो विक्टर बूम के द्वारा किया गया। उसने कितने तरह से अपनी थ्योरी को समझाया कोई भी प्रयास के लिए, तो 3 तरह से कराया। यहाँ पर कहाँ से एफर्ट से शुरू होगी और कहाँ कन्वर्ट होगी, रिवॉर्ड में। यानी सबसे पहला जो फेस होगा वो होगा एफर्ट, और दूसरा जो है वो क्या होगा आपका, क्या बोल सकते हैं उसको, ये क्या कह सकते हैं इसको, रिवॉर्ड। इतने में कोई भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। चलिए अगले के ऊपर देखते हैं। तो अगला है जॉन एडम्स का समानता का सिद्धांत। ठीक है, यानी इक्विटी थ्योरी है यहाँ पर। अब ये समानता का सिद्धांत होता क्या है, पहले तो ये समझ लें जॉन एडम्स ने जो ये बात कही वो क्या है। देखो ध्यान से, आप अपने ऊपर ही लगाओ। आप अगर किसी ऑफिस में समय दे रहे हो, तो आप ज्यादा समय दे रहे हो तो आप क्या उम्मीद करोगे कि आपकी सैलरी भी आए। आप अगर अपने ऑफिस के लिए ईमानदार हो, है ना, लॉयल हो, तो आपको नौकरी से ना निकाला जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर आप एफर्ट लगा रहे हो, यानी अगर मान के चलिए कंपनी 100 रुपए कमाना चाहती है और आप खूब एफर्ट लगा के 200 रुपए कमा के दे रहे हो, तो आप उम्मीद करोगे कि उसका कुछ लाभ जो है वो आपको भी मिले। ये ध्यान रखिएगा। ये जो वर्ड 3 मैंने बताए, ये तीनों ही कहीं ना कहीं समानता के सिद्धांत से जुड़े हुए। टाइम, सैलरी, लॉयल्टी, जॉब सिक्योरिटी, एफर्ट, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। इससे आप समझ सकते हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनपुट जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, आउटपुट के ऊपर जो है वो अगर कहा जाए टिका हुआ है। अगर कोई व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा लॉयल या ईमानदार है, तो इंस्टीट्यूशन को भी उसकी लॉयल्टी के लिए उसकी सैलरी जो है वो बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसको जॉब सिक्योरिटी जो है वो देना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। अगर वो 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर रहा है, तो उसको बोनस दिया जाना चाहिए, ओवर टाइम दिया जाना चाहिए, या उसकी सैलरी क्या कर दी जाना चाहिए, बढ़ा दी जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा कि जो एडम्स की इक्वेट जो है वो थ्योरी थी, ये एक तराजू मान लो कि इनपुट और आउटपुट अगर बराबर रहेंगे तो बैलेंस होगा कोई इंस्टीट्यूशन, और इनपुट और आउटपुट बराबर नहीं रहेंगे तो बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, इसको अपन असमानता के हिसाब से देखें कि अगर मान के चलिए जो है, आप ऐसे समझ लीजिएगा कि आप काम कर रहे हो और प्रमोशन किसी दूसरे को मिल रहा है, तो ये असमानता हो गई। कुछ दिमाग लगाओ ना, कि आप 10 घंटे काम कर रहे हो और इंक्रीमेंट जो है वो किसी और को मिल रहा है, तो आप फिर 10 घंटे काम करना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। ये असमानता है। आप बहुत ईमानदार हो सिस्टम में, लेकिन आपको जो है वो निकाल दिया गया, और किसी ऐसे व्यक्ति को जो चाटुकार है, ईमानदार नहीं है, उसको जो है वो सिस्टम में रख लिया गया। तो आपकी लॉयल्टी का कोई वहां पर आपको वो जॉब सिक्योरिटी में कोई आधार नहीं मिला, इसलिए इसको बोलेंगे असमानता। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जॉन एडम्स ने ये समझाने की कोशिश करी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो इनपुट है, इनपुट में हमेशा एम्प्लॉय आएंगे, कि उसका टाइम, उसकी लॉयल्टी, यानी एम्प्लॉय, इसको इधर इनपुट को अपन क्या देख सकते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो काम करने वाले कार्मिक हैं, उनके द्वारा दिया गया समय, उनकी ईमानदारी, उनके प्रयास, उनकी स्किल, यहाँ पर अगर कहा जाए का रिजल्ट अगर उनको उसके अनुरूप कम मिल रहा है, मतलब उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उन्हें मोटिवेट नहीं किया जा रहा, अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, तो उससे ये जो इक्विटी थ्योरी है ये अनबैलेंस हो जाएगी। और अनबैलेंस के कारण वो जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने गोल्स जो है वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट है, यानी आपको ये पता होना चाहिए। और इसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन जो है वो इससे बनेंगे। हाँ, लेकिन ये आपसे पूछ सकता है, जैसे कोई पूछ सकता है कि भैया टाइम जो है वो मतलब इनपुट के अंदर जो है वो क्या क्या हो सकता है, तो हजारों चीजें हो सकती हैं। हजारों चीजें, मैं कुछ आपको, जैसे ये तो कुछ तो मैंने लिख ही दिए, और दो चार, जैसे टाइम तो आपको दिख ही रहा है। अब टाइम हो सकता है, एफर्ट हो सकते हैं, लॉयल्टी हो सकती है, कोई आदमी बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, वो हो सकता है, टॉलरेंस, मतलब वो सहनशील है यार,
उसको डांट भी दिया जा रहा है, तब भी वो जो है वो काम से जो है वो अपने काम में जो है वो जुड़ा हुआ है, उसकी स्किल लगातार वो इम्प्रूव कर रहा है, वो दूसरे अपने कुलीग को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये सब इनपुट में आएंगे ना। खुद अपने ऊपर लेको, जैसे खुद को देखो इनपुट में, अब कितने हजारों हो सकते, खुद वहां आंख बंद करके सोचना कि इनपुट में क्या हो। तुम एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, तुम अपने कुलीग्स को सपोर्ट करते हो, ठीक है, जो भी तुम्हारे साथ वाले हैं उनको सपोर्ट करते हो, उनको अगर कोई काम नहीं आता तो तुम सहायता करते हो, ये इनपुट में हो गया। तुम्हारे मैनेजमेंट को ये चीज दिखना चाहिए ना कि यार तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हारा इंक्रीमेंट किया जाए, कि जिससे कि और तुम अच्छी जगह जाओ और लोगों को सहयोग करो। तुम्हारे ऑफिसर्स तुमको डांटते हैं, तुम उसे सहन करते हो, यानी तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा जो है वो सहनशीलता है, बहुत ईमानदार हो तुम, लॉयल्टी तो है, डिटर्मिनेशन भी तुम्हारे अंदर है ना, समर्पण भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई हो चाहे किसी भी काम हो, उसमें डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। तुम्हारे अंदर समर्पण अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तुम्हें जो दायित्व दिया जा रहा है तुम उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो कि हाँ ठीक है सर, अगर कहा जाए आपने कहा तो मैं करूंगा। जो तुमको कमिटमेंट दिया गया तुमने उसको पूरा करके बता दिया। तो सोचो ना कि तुम्हारा हार्ड वर्क करना, तुम्हारा बहुत ज्यादा डिटर्मिनेट होना, ठीक है, तुम्हारा जो है वो अपने कुलीग्स को, अपने सहयोगियों को जो है वो हेल्प करना, ये सब इनपुट है। और इन्हीं इनपुट से क्या निकल कर आएंगे, आउटपुट निकल कर आएंगे, अच्छी सैलरी मिलना, जॉब सिक्योरिटी मिलना, बेनिफिट मिलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, प्रमोशन मिलना, ठीक है। ये अगर कहा जाए किस में आएंगे, आउटकम। इनके बीच का संतुलन बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये संतुलन बिगड़ा और जो है अगर कहा जाए कि कहानी जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। तो कभी ये आपको जो है वो अगर कहा जाए पूछ ले तो अपन इसको आंसर तक ले आ सकते हैं। तो आज मैंने आपको मोटिवेशन में कुछ जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो मुझे लगता है वो पूरी पढ़ा दी। इनमें से कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, और किस्मत अच्छी रही तो दो भी आ सकते हैं, ये आपसे बन जाएंगे। ऐसे ही एक कम्युनिकेशन की थ्योरी पढ़ा देता हूं मैं आपको, एक लीडरशिप की पढ़ा दी। तो कम से कम ये मतलब जो है वो 20 क्वेश्चन में से ये 3-4 क्वेश्चन तो आपके इधर एक श्योर शॉट हो जाए। और एक जो है वो अकाउंटेंसी रेशो का, तो अब जस्ट इसके बाद एक वीडियो बना देता हूँ अकाउंटेंसी रेशो का, क्योंकि मैंने देखा है अकाउंटेंसी रेशो तो पूछेगा ही पूछेगा वो, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बनना ही तय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर करे कि सफलता मिले, ईमानदार रहिए। 5-10 दिन जितने भी अभी आपके पास बचे हैं उनको बहुत नया कुछ एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें या नया तैयार करें, नया मत करिए, जो भी आपके पास है उसी को और अच्छा बेहतर करिए, क्योंकि नए के चक्कर में जो पुराना तैयार है वो भी बिगड़ जाएगा पूरा। ठीक है, तो नया एक्सपेरिमेंट ना करके अपने पुराने को ही बेहतर करिए, उनके लिए जिनका अभी आ ही गया एक आध हफ्ते के अंदर पेपर, जिनका अप्रैल के फेज में है, मार्च लास्ट में है, वो कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें 7 वीडियो इससे पहले के हैं, उनकी लिंक आपको इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उससे आप उन वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।